सुपर जीन 2 एवोल्यूशन। अध्याय 21 अनुबंध। जब लिन शेन ने इसे पहले छुआ था तो उसे लगा था कि यह चीज़ बिल्कुल सांप जैसी नहीं है। अब इसे देखने पर यह और भी कम सांप जैसी लग रही थी। सांपों के सिर सांप जैसे होते हैं, लेकिन इस चीज़ का सिर बहुत स्पष्ट नहीं था। एक नज़र में यह एक केचुए जैसा लग रहा था, जिसके ऊपर बस एक छोटा सा छेद था जो शायद उसका मुंह रहा होगा। इसका शरीर भी केचुए जैसा नहीं था, ये कुछ हद तक गहरे लाल धातु के धागों से बनी सांप की खाल की रस्सी जैसा था। कुल मिलाकर अगर आप ध्यान से न देखें तो यह चीज़ बस रस्सी के टुकड़े जैसी लग रही थी। लिन शेन को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वास्तव में क्या है, और उसके पास ये पता लगाने का समय भी नहीं था। लिन शेन के जागने का आभास होते ही प्राणी का शरीर अचानक फूल गया और उसका मूल रूप से लगभग 3 सेंटीमीटर मोटा शरीर एक पल में बाल्टी की मोटाई तक फूल गया। पहले सुई जैसा मुंह भी फैल गया, जो इतना बड़ा हो गया कि आसानी से एक मानव सिर को निगल सकता था। मुंह के अंदर खून के रंग के क्रिस्टल के दांत के छल्ले थे जो घी की तरह दिखते थे, धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर घूम रहे थे। एक मंद फिर चमकदार रक्त प्रकाश के साथ टिमटिमा रहे थे, जैसे कि एक ब्लड क्रिस्टल क्रश चालू हो रहा हो। अगर किसी का सिर इसके द्वारा निगल लिया जाता तो वह शायद एक पल में ही खूनी अवशेषों में बदल जाता। जैसे ही राक्षसी मुखपत्र लिन शेन को निगलने वाला था, उसने बेतहाशा संघर्ष किया। चूंकि प्राणी का अगला आधा हिस्सा फूल गया था जबकि दूसरा आधा अभी तक नहीं फूला था, लिन शेन ने उस तंग बंधन से थोड़ा सा अंतर पाया। प्राणी के मुंह के टूटने से पहले एक हाथ ने उग्रता से खुद को मुक्त किया। परिणामों की परवाह किए बिना लिन शेन ने प्राणी के सिर पर एक लाल धब्बे के नीचे मुक्का मारा जो उसने उसके शरीर पर देखा था, जो एक एक्यूपॉइंट था। प्राणी के फूलने के कारण वह लाल धब्बा भी बहुत बड़ा हो गया था। धमाका। जैसे ही प्राणी का मुंह लिन शेन के सिर को निगलने वाला था, उसकी मुट्ठी ने लाल धब्बे पर जोरदार प्रहार किया। लिन शेन को अपनी अंगुलियों में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। संभवतः उसकी उंगली की हड्डियां या तो टूट गई थीं या फ्रैक्चर हो गई थीं। प्राणी का शरीर पूरी तरह से रुका नहीं, बल्कि धीमा हो गया, फिर भी लिन शेन के सिर को निगल गया। ऐसा लग रहा था कि एक्यूपॉइंट सीलिंग पूरी तरह से काम नहीं कर रही थी। केवल ताकत के साथ लिन शेन का बल प्राणी की सुरक्षा को भेदने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। लिन शेन का सिर बेतहाशा एक तरफ झुका ताकि प्राणी के निगलने से बच जाए, जबकि उसकी मुट्ठी ने प्राणी के शरीर पर लाल धब्बों पर पागलों की तरह प्रहार किया। उसकी उंगलियों में दिल दहला देने वाला दर्द हुआ, लेकिन लिन शेन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। सभी हड्डियां टूट जाना यहाँ अपनी जान गंवाने से बेहतर था। प्राणी के शरीर पर खून के छींटे थे जो सब लिन शेन की मुट्ठी के फटने से निकले मांस से निकले थे। इससे राक्षस को कोई नुकसान नहीं हुआ। प्राणी अभी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एक्यूपॉइंट सीलिंग से पूरी तरह से स्थिर नहीं था, बस उसकी हरकतें बहुत सुस्त हो गई थीं और लिन शेन के शरीर को बांधने वाला बल धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। लिन शेन का दूसरा हाथ आखिरकार आज़ाद हो गया। प्राणी के फूले हुए सामने के हिस्से पर जोर दिया और उसके शरीर को बाहर खींच लिया। इस बिंदु पर लिन शेन ने पहले जिस हाथ का इस्तेमाल किया था वह अब मुट्ठी भी नहीं बना पा रहा था। उंगलियां अस्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई थीं, फटा हुआ मांस धुंधला हो गया था जिससे लगातार खून बह रहा था। प्राणी का शरीर भी हिंसक रूप से हिल रहा था। प्रत्येक झटके के साथ वह हरकतों में ऐंठ रहा था जैसे कि एक्यूपॉइंट सीलिंग की बाधाओं से मुक्त होने वाला हो। लिन शेन जानता था कि ऐसा नहीं था कि एक्यूपॉइंट सीलिंग की क्षमता अप्रभावी थी, बल्कि उसकी अपनी ताकत प्राणी के एक्यूपॉइंट को पूरी तरह से सील करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कवच पहन रखा हो। एक्यूपॉइंट कहाँ है ये जानना एक बात थी, लेकिन अपनी ताकत से कवच को भेदने में सक्षम न होने का मतलब था कि इसके जरिए एक्यूपॉइंट को प्रभावित करने का कोई तरीका नहीं था। जीव में झटका पहुंचाने और कुछ प्रभाव डालने की क्षमता पहले से ही किस्मत का खेल थी। लिन शेन ने अपने अच्छे हाथ से बिस्तर के पास अपने कपड़ों को पकड़ा। सुपरसोनिक गनमैन और स्टील टेल स्कॉर्पियन के पेट कैप्सूल को खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन छूने पर वह स्टील टेल स्कॉर्पियन के लिए कैप्सूल नहीं ढूंढ पाया। केवल सुपरसोनिक गनमैन के लिए कैप्सूल ही मिला। इस समय उसके पास इसके बारे में और सोचने का समय नहीं था। उसने अपने पास छिपी हुई चाबी को पकड़ा और तुरंत पेट कैप्सूल खोल दिया। पेट कैप्सूल तेजी से बदल गया और सुपरसोनिक गनमैन लिन शेन के सामने आ गया। उसके आदेश पर गनमैन ने राक्षस पर गोली चलाई। लाल धब्बे पर लगी गोली वास्तव में विक्षेपित हो गई, एक तरफ खिसक गई और केवल एक हल्का सफेद निशान छोड़ गई। राक्षस का शरीर और भी तेजी से हिलने लगा। लिन शेन का दिल धड़क उठा, यह महसूस करते हुए कि फायर सीड की क्षमता केवल तभी काम करती है जब वह खुद इसका इस्तेमाल करता है। बाहरी ताकतें भले ही वे एक्यूपॉइंट पर हिट कर सकती हों, एक्यूपॉइंट सीलिंग पर कोई प्रभाव नहीं डालती। इससे यह और भी साबित हुआ कि फायर सीड की शक्ति वास्तव में अवैज्ञानिक थी। सुपरसोनिक गनमैन ने राक्षस के शरीर के अन्य हिस्सों पर गोली चलाई, लेकिन परिणाम और भी बुरे थे। लाल धब्बे पर गोली लगने से निशान नहीं रह जाता, जबकि अन्य क्षेत्रों में कोई निशान नहीं रह जाता। राक्षस के मुंह में लगी गोलियां और उसके रक्त क्रिस्टल जैसे दांतेदार दांतों पर लगने से वे टुकड़े टुकड़े हो जाते थे।
वे रक्त क्रिस्टल राक्षस के शरीर से ज्यादा सख्त थे, जिससे लिन शेन को कैंग की कही बात याद आ गई। क्रिस्टल बेस लेवल पर पहुंचने के दौरान प्राणी के साथ दुर्घटना हुई थी और उसने पहले ही आंशिक रूप से क्रिस्टल जैसा शरीर प्राप्त कर लिया था। जैसे ही राक्षस एक्यूपॉइंट सीलिंग के बंधन से मुक्त होने वाला था, लिन शेन के पास आगे बढ़ने, अपने हाथ पर चादर लपेटने और अपनी बिना चोट वाली मुट्ठी से लाल धब्बे पर मुक्का मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कई मुक्कों के बाद उसके हाथ पर चादर से खून के निशान रिसने लगे और राक्षस का शरीर एक बार फिर बेहद सुस्त हो गया, लगभग गतिहीन हो गया। लेकिन लिन शेन जानता था कि यह कोई समाधान नहीं था। अगर वह इसी तरह चलता रहा तो उसके हाथ जल्दी या बाद में खराब हो जाएंगे। एक बार जब राक्षस एक्यूपॉइंट सीलिंग की शक्ति से विवश नहीं रहा, तो न केवल वह, लिन शेन, बल्कि संपूर्ण लिन परिवार की संपत्ति राक्षस द्वारा तबाह कर दी जाएगी। ये क्रिस्टल बेस लेवल की ताकत वाला एक बेस वेरिएंट प्राणी था। अगर उसके तीसरे और चौथे भाई यहाँ होते तो इससे निपटने का कोई तरीका हो सकता था, लेकिन वर्तमान में लिन परिवार में कोई भी ऐसा नहीं था जो इस तरह के बेस वेरिएंट प्राणी से लड़ने में सक्षम हो। मदद के लिए पुकारना मौत की सजा होगी। इस प्रकार शुरू से ही लिन शेन के पास मदद के लिए पुकारने के लिए अलार्म सक्रिय करने का कोई मौका नहीं था, और अब किसी को भी पुकारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उनके घर विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए थे, जिनमें मजबूत सुरक्षा और अच्छा ध्वनि इंसुलेशन था। इतने लंबे समय तक चलने वाले हंगामे के बावजूद बाहर किसी ने कुछ नहीं सुना और जांच करने नहीं आया। लिन शेन का पहला विचार भागना था, अपनी उपयोगिता को बनाए रखना ताकि वह भविष्य में फिर से उठ सके। अगर वह अपनी जान गंवा देता तो परिवार की संपत्ति किसी काम की नहीं रह जाती। जब उसने भागने के बारे में सोचा तो लिन शेन का दिल हिल गया। उसे पहले प्राप्त किए गए असीम शक्ति अनुबंध अग्नि बीज की याद आ गई। असीम शक्ति अनुबंध के लिए किसी प्राणी के साथ रक्त वाचा पर हस्ताक्षर करना आवश्यक था, लेकिन इसमें यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि यह किसी नवजात प्राणी के साथ ही होना चाहिए। हालांकि चूंकि वयस्क प्राणी अब बड़े नहीं होते, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में उनके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना बेकार है। निश्चित रूप से किसी किशोर के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना बेहतर है। फिर भी असीम शक्ति अनुबंध का एक और लाभ था। एक बार जब कोई प्राणी अनुबंध से बंध जाता है तो वह पालतू जानवर जैसा हो जाता है, जो अपने मालिक की आज्ञाओं का उल्लंघन करने में शायद ही सक्षम हो। बेशक यह अनुबंध केवल उस पर खून टपकाकर पूरा नहीं किया गया था, किसी को प्राणी के शरीर पर अपने खून से रक्तवाचा खींचनी थी, और इस प्रक्रिया के दौरान प्राणी विरोध नहीं कर सकता था। अगर वह विरोध करता तो रक्तवाचा विफल हो जाती। यदि विकल्प दिया जाए तो लिन शेन निश्चित रूप से पर्याप्त विकास क्षमता वाले बेस वेरिएंट प्राणी के साथ असीम शक्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर करना पसंद करेंगे। अब हालांकि अपने जीवन के लिए, लिन परिवार के सदस्यों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए उसे इस प्राणी के साथ असीम शक्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का प्रयास करना था। बेशक एक लाभ भी था, प्राणी उच्च स्तर का था। भले ही यह उसकी ताकत बढ़ाने में मदद न करे, लेकिन यह एक शक्तिशाली पालतू जानवर होगा और लौकी पर्वत की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता होगी। जहां तक प्राणी के इच्छुक होने या विरोध करने का सवाल है, लिन शेन का उसकी सहमति मांगने का कोई इरादा नहीं था। उसने एक्यूपॉइंट सीलिंग के साथ उसके शरीर को जबरन नियंत्रित करने और असीम शक्ति अनुबंध को पूरा करने की योजना बनाई। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद लिन शेन ने अब और संकोच नहीं किया। अपनी उंगलियों की हड्डियों से आने वाले तीव्र दर्द को झेलते हुए उसने राक्षस के लाल धब्बे पर एक बार फिर मुक्का मारा। एक हाथ से असीम शक्ति अनुबंध को सक्रिय करते हुए उसने कांपते हुए प्राणी पर रक्तवाचा खींचना शुरू कर दिया। उसका हाथ पहले से ही खून से लथपथ था, यहाँ तक कि उसने अपनी उंगली काटने का कदम भी छोड़ दिया। अजीब बात यह है कि एक बार जब असीम शक्ति अनुबंध सक्रिय हो गया तो लिन शेन का खून जब उस प्राणी की त्वचा को छूता था जो स्टील से भी सख्त थी, तो ऐसा लगता था कि मांस पर दाग लगाने वाला लोहा उसमें जल रहा था। एक्यूपॉइंट सीलिंग के बलपूर्वक नियंत्रण के तहत भी लिन शेन अभी भी प्राणी के शरीर को स्पष्ट रूप से हिलते हुए देख सकता था, जैसे कि वह जल रहा हो। दुर्भाग्य से राक्षस के लिए वह लिन शेन के अथक प्रहार के नीचे 1 इंच भी नहीं हिल सका, जिससे रक्तवाचा के निर्माण को बाधित करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। जब लिन शेन का हाथ लाल धब्बे पर प्रहार करने से लगभग सुन्न हो गया था, तब रक्तवाचा आखिरकार पूरी हो गई। जिस क्षण रक्तवाचा समाप्त हुई, मूल रूप से मंद रक्त पैटर्न अचानक मैग्मा जैसी चमक में बदल गए। अगले ही पल रक्त ग्लिफ और धधकती रोशनी दोनों त्वचा के नीचे रिस गए और अदृश्य हो गए। हिंसक रूप से कांपता हुआ राक्षस शांत हो गया। अध्याय 22 स्वर्ग के लिए बलिदान। अनुवादक 54,96,90,339। लिन शेन कुर्सी पर गिर गया, उसके हाथ अभी भी दर्द से बेकाबू होकर कांप रहे थे। उसने एक घूंट पीने और अपनी नसों को शांत करने के लिए डेस्क पर पानी का गिलास उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ गिलास को पकड़ नहीं पाए और उसे छूते ही वह दर्द से कराह उठा और चिल्ला उठा। इसके विपरीत लिन शेन द्वारा उसके दबाव बिंदुओं पर प्रहार करना बंद करने के बाद जब राक्षस शांत हुआ तो उसने जल्दी से अपनी गतिशीलता वापस पा ली।
सूजा हुआ अगला सिरा धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति में लौट आया, जो गहरे लाल रंग की सांप की खाल की रस्सी जैसा था, और वह लिन शेन के पास पहुंच गया। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और अपना मुखपत्र खोला। इस बार मुखपत्र बड़ा नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा खुला, जिससे अंदर घूमते हुए अनगिनत रक्त क्रिस्टल गियर दिखाई दिए। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और एक छोटी सी चाबी थूकी जो माणिक जैसी थी। दर्द को नज़रअंदाज करते हुए लिन शेन ने खून से लथपथ उंगलियों से हाथ बढ़ाया, कांपते हुए जैसे कि उसे पार्किंसंस हो गया हो, और रूबी की चाबी उठा ली। अब जब उसके पास चाबी थी तो लिन शेन ने आखिरकार अपनी चिंताओं को छोड़ दिया। इस चाबी के साथ अजीब बेस वेरिएंट प्राणी अब उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता था। चाबी को देखते हुए और फिर उसके मुखपत्र को देखते हुए लिन शेन सोच रहा था कि चाबी का छेद वास्तव में कहाँ हो सकता है, ये सोचते हुए कि क्या उसे इसे खोजने के लिए अपनी बाह अंदर तक पहुंचाने की ज़रूरत होगी। जब बेस वेरिएंट प्राणी का शरीर तेज़ी से बदलना शुरू हो गया। इसका कई मीटर लंबा शरीर जल्द ही मूंगफली के आकार के एक गहरे लाल रंग के पालतू कैप्सूल में सिकुड़ गया। इस चीज़ की बुद्धिमत्ता एक सामान्य बेस वेरिएंट प्राणी की तुलना में बहुत अधिक है ना? ये वास्तव में अपने आप ही एक पालतू कैप्सूल रुख में प्रवेश कर सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये बिना चाबी की आवश्यकता के वापस एक प्राणी में बदल सकता है। लिन शेन ने खुद से कहा, कुछ हद तक संदेह है कि क्या पालतू चाबी अभी भी इस पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। म्यूटेंट डेथ श्रैडर मिश्र धातु वेरिएंट प्राणी विकसित करने योग्य। शक्ति 21, गति 21, कठोरता 21, कठोरता 21, बेस म्यूटेशन टैलेंट म्यूटेंट डिवोरिंग, म्यूटेंट एवोल्यूशन, मजबूत कवच भेदी स्पाइक्स, मजबूत तत्काल गति, मजबूत संशोधन। इसकी जानकारी देखने के बाद लिन शेन पूरी तरह से अवाक रह गया और सदमे में अब वह भावनाएं नहीं रह गईं जो उस समय उसके मन में थीं। लिन शेन ने केवल मिश्र धातु वेरिएंट प्राणी शब्द के बारे में सुना था। हालांकि ऐसी अफवाहें थीं कि किसी ने इसे प्राप्त किया था, उसने कभी इसे नहीं देखा था, न ही इस बारे में कोई पुष्ट रिपोर्ट थी कि किसके पास उत्परिवर्ती पालतू जानवर था। इसके अलावा ये चीज़ अभी भी एक मिश्र धातु प्राणी थी, तो इसके गुणों में 21 अंक क्यों थे? मिश्र धातु प्राणियों के लिए विशेषता सीमा 20 होनी चाहिए। भले ही यह एक उत्परिवर्ती था, उसने कभी भी 20 से अधिक किसी भी विशेषता के बारे में नहीं सुना था। जिस बात ने लिन शेन को और भी असाधारण महसूस कराया वह ये थी कि इस आदमी के पास 5 बेस म्यूटेशन टैलेंट थे और उनमें से कुछ परिचित लग रहे थे। उस समय लिन शेन के पास बहुत गहराई से सोचने की विलासिता नहीं थी। वह कैबिनेट में गया, दवा की कई शीशियां निकाली और उन्हें एक बेसिन में डाल दिया। बैंगनी लाल तरल ने बेसिन का आधा हिस्सा भर दिया और लिन शेन ने अपने हाथों को उसमें डुबोया। तुरंत अपने हाथों से एक भयानक दर्द महसूस किया, एक ऐसा एहसास जो उन्हें तेल के बर्तन में तलने से बहुत अलग नहीं था। उसने अपने हाथों को तरल से बाहर निकाले बिना दर्द को सहन किया। ये दवा कुछ ऐसी थी जिसे उसकी बड़ी बहन ने उसके लिए खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया था। ये वास्तव में उसकी जान बचाने के लिए थी। ऐसा कहा जाता है कि इसे कई विशेष बेस वेरिएंट जीवों के बेस म्यूटेशन द्रव से बनाया गया था। विनिर्माण प्रक्रिया और सूत्र सीकॉर्न बेस के शीर्ष रहस्य थे। सीकॉर्न बेस के अलावा कोई भी ऐसी दवा नहीं बना सकता था और इसकी कीमत 5 अंकों की रेंज में थी। लिन शेन ने 5 बोतलें डालीं, जिसका मतलब था कि 10,000 खत्म हो गए। हालांकि ऊंची कीमत के अपने कारण थे। शुरुआती पीड़ा के बाद लिन शेन ने महसूस किया कि उसके हाथ का घाव आश्चर्यजनक गति से ठीक हो रहा है। खून बहना पहले ही बंद हो चुका था। इस उपचार को जारी रखते हुए उन्होंने अनुमान लगाया कि उनकी टूटी हुई हड्डियों को पूरी तरह से ठीक होने में बस कुछ ही दिन लगेंगे। ठीक नहीं है। लिन शेन को अचानक कुछ याद आया। वह जांच करने गया और वास्तव में म्यूटेंट स्टील टेल स्कॉर्पियन का पालतू कैप्सूल, साथ ही डार्क आयरन स्वेलो और 100 रिफाइंड स्टील बीस्ट के बेस म्यूटेशन अंडे सभी गायब हो गए थे। डेथ श्रैडर की जानकारी की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के बाद लिन शेन ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि संभवतः उन वस्तुओं को उसने खा लिया होगा। डेथ पाउडर की उत्परिवर्ती भक्षण और विकासवादी चोरी क्षमताओं में अन्य प्राणियों की आधार परिवर्तन प्रतिभाओं को लूटने की क्षमता होनी चाहिए। उन 3 अन्य उन्नत कौशलों को उसने चुरा लिया होगा। लिन शेन ने जल्दी से कारणों और परिणामों को एक साथ जोड़ दिया। क्योंकि उत्परिवर्तित डेथ श्रैडर का नाम बहुत लंबा था, लिन शेन ने इसे केवल संक्षिप्त रूप में डेथ पाउडर के रूप में संदर्भित किया। लिन शेन को यह समझ में नहीं आया कि जब सुपरसोनिक गनमैन का कैप्सूल और म्यूटेंट स्टील टेल स्कॉर्पियन का कैप्सूल एक साथ थे तो डेथ पाउडर ने सुपरसोनिक गनमैन के कैप्सूल को क्यों नहीं खाया? क्या यह इसलिए है क्योंकि सुपरसोनिक गनमैन उच्च स्तर का है और इसकी भक्षण क्षमता इतनी आसानी से उस पर लागू नहीं होती है, या क्या ये केवल उन प्राणियों को लक्षित करता है जो अग्निबीज से प्रभावित हैं? फिलहाल लिन शेन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। विकास की क्षमता वाले 3 असाधारण पालतू जानवरों को खोना कुछ हद तक नुकसान की बात है। हालांकि इसे सीधे डेथ पाउडर की लड़ाकू शक्ति में बदलना मेरी वर्तमान स्थिति को देखते हुए वास्तव में अधिक उपयोगी है। लिन शेन ने डेथ पाउडर को उसके प्राणी रूप में बहाल करते हुए और उसकी विभिन्न क्षमताओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन करते हुए सोचा।
उन्नत आर्मर पियर्सिंग स्टिंग ने इसकी पूंछ को, जो स्पाइक के समान है, दुर्जय भेदक और कवच भेदी क्षमताओं से संपन्न किया। इसकी असामान्य विशेषता के साथ ये क्रिस्टल आधारित प्राणियों के लिए भी खतरा बन गया। जहां तक मिश्र धातु प्राणियों की बात है, यह उन्हें सटीकता से मार सकता था। उन्नत त्वरित गति को कुछ समय के लिए बढ़ाने की क्षमता थी, साथ ही एक अत्यंत व्यवहारिक प्रतिभा क्षमता भी थी। लिन शेन को अभी भी ये पता नहीं चला था कि उन्नत संशोधन कौशल क्या था। यह एक निष्क्रिय क्षमता लगती थी और डेथ पाउडर इसे प्रदर्शित करने में असमर्थ था। परिवर्तनशील भक्षण और विकासवादी चोरी का भी प्रदर्शन नहीं किया जा सका। केवल ये जानते हुए कि वे भक्षण और विकासवादी क्षमताएं थीं, लिन शेन केवल मोटे तौर पर अनुमान लगा सकते थे कि वे बेस चेंज टैलेंट को लूटने में महत्वपूर्ण थे। किसी भी अन्य प्रभाव के लिए उन्हें भविष्य के युद्ध में खोजा जाएगा। इन 3 प्रतिभा क्षमताओं के बिना भी केवल उन्नत कवच भेदी डंक और उन्नत त्वरित गति पर निर्भर रहना, डेथ पाउडर की विचित्र विशेषता के साथ मिलकर इसे मिश्र धातु प्राणियों की युद्ध शक्ति के शीर्ष पर रखने के लिए पर्याप्त था। केवल डेथ पाउडर की नई शक्ति के साथ ही लिन शेन को लगा कि लॉकी पर्वत की उनकी आगामी यात्रा में अभी भी बदलाव की थोड़ी संभावना हो सकती है। इस पतली संभावना पर उनका विश्वास इसलिए था क्योंकि क्यूई और वांग दोनों परिवारों के पास क्रिस्टल बेस स्तर की युद्ध क्षमताएं थीं और डेथ पाउडर केवल एक छद्म क्रिस्टल बेस प्राणी था। असली क्रिस्टल बेस प्राणियों का सामना करने पर इसका कोई फायदा नहीं हो सकता था। संभावना का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी एक संभावना थी, जो कि कुछ भी न होने से बेहतर था। एक निराशाजनक स्थिति में फंसे लिन शेन काफी आशावादी थे। उन्होंने औषधीय घोल में अपने हाथों को भिगोना जारी रखा, ये जानते हुए कि समय उनके पक्ष में नहीं था। अगर लॉकी पर्वत की ओर जाने से पहले उनके हाथ ठीक नहीं हुए तो यह एक बड़ी असुविधा होगी। अब जाकर लिन शेन के पास अपने दिमाग में आए अग्नि बीज की जानकारी पर ध्यान देने का समय था। लिन शेन इस बात को लेकर भी बहुत उत्सुक थे कि अग्नि बीज मृत्यु पाउडर किस तरह का हो सकता है। अपूर्ण सुपर बेस एवोल्यूशनरी सीड, स्वर्ग के लिए बलिदान। टीम के साथ ही स्वर्ग के लिए बलिदान करते हैं। असीम मान, जितने अधिक लोग मरते हैं, युद्ध शक्ति उतनी ही मजबूत होती है। रक्त के सागर के बीच देवताओं को एड़ी पर घुमाते हुए। एक पल के लिए लिन शेन का मुंह खुला रह गया, प्रतिक्रिया करने में असमर्थ। अध्याय 23 पुष्पपथ। अनुवादक 54,96,90,339। तो असफल अग्नि बीजों के अलावा अपूर्ण भी हैं। यदि अपूर्ण अग्नि बीज हैं तो क्या पूर्ण अग्नि बीज भी हो सकते हैं? और वास्तव में इस स्वर्ग के लिए बलिदान का क्या अर्थ है? निश्चित रूप से ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी शक्ति को बढ़ाने के लिए मेरे सभी साथियों को मरना पड़े। ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। और वास्तव में टीम के साथी को कैसे परिभाषित किया जाना चाहिए? यदि मैं जिसे भी टीम का साथी मानता हूं वह टीम का साथी है, तो क्या मैं दुश्मनों को टीम का साथी मान सकता हूं? एक दुश्मन साथी को मार डालो और एक अंक से मजबूत हो जाओ, लिन शेन ने लालच से सोचा। उसने कुछ समय तक इसका अध्ययन किया, लेकिन ये पता नहीं लगा सका कि स्वर्ग के लिए बलिदान का उपयोग कैसे किया जाए। यह ऐसी क्षमता नहीं लगती थी जिसका वह सक्रिय रूप से उपयोग कर सके। वह केवल तभी प्रभावों को जान पाएगा जब वे बाद में खेल में आएगा। शेष समय के लिए लिन शेन ठीक होने के लिए घर पर रहे। उम्मीद है कि प्रस्थान से पहले उनके हाथ ठीक हो जाएंगे। हर 12 घंटे में उन्हें औषधीय घोल बदलना पड़ता था। हर बार अपने हाथों को पूरी तरह से भिगोने के लिए 5 बोतलों की ज़रूरत होती थी, जिसके लिए उन्हें सिर्फ दवा के लिए 6 अंकों की राशि चुकानी पड़ती थी। सौभाग्य से दवाएं वास्तव में प्रभावी थीं। हालांकि वे प्रस्थान से पहले लिन शेन के हाथों को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाईं, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं रह गई थी। वह बिना किसी समस्या के भारी वस्तुओं को उठा सकता था। उच्च तीव्रता वाली लड़ाई अभी भी संभव नहीं थी, क्योंकि उसे डर था कि उसकी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हड्डियां फिर से टूट सकती हैं। लिन शेन अपने साथ दवा लेकर आए थे। इसे समय समय पर लगाते रहे और कुछ दिनों में उन्हें पूरी तरह से ठीक हो जाना चाहिए। उपचार अवधि के दौरान लिन शेन ने डेथ पाउडर को कुछ निम्न स्तरीय बेस म्यूटेशन अंडे खिलाए और उसने उन सभी को स्वीकार कर लिया। लिन शेन द्वारा प्रदान किए गए 20 से 30 स्टील म्यूटेंट अंडे खाए। ये सोचकर कि इतने सारे बेस म्यूटेशन अंडे खाए जाने के बाद उसे एक और प्रतिभा प्रकट करनी चाहिए, फिर भी एक भी फॉल्ट नहीं हुआ। कोई प्रतिभा नहीं और शरीर के आकार में मामूली बदलाव भी नहीं। लिन शेन को आश्चर्य होने लगा कि क्या डेथ पाउडर केवल उन प्राणियों से प्रतिभाएं छीन सकता है जो फायर सीड बेस वेरिएंट प्राणियों को खाते हैं। सहमत प्रस्थान समय तक ये लिन शेन के लिए एक मिश्र धातु स्तर का पालतू कैप्सूल लाया, जिसमें एक सफ़ेद सोने का जानवर था। व्हाइट गोल्ड बीस्ट एक विशेष रूप से दुर्लभ मिश्र धातु पालतू जानवर नहीं था। मुख्य रूप से इसकी गति के लिए प्रशंसा की जाती थी और आमतौर पर एक सवारी के रूप में उपयोग किया जाता था। कई लोगों को व्हाइट गोल्ड बीस्ट को सवारी के रूप में इस्तेमाल करना पसंद था, न केवल उनकी गति के लिए, बल्कि ये जीव अपने बर्फ सफ़ेद शरीर और सिर पर एक सींग के साथ सौंदर्य की दृष्टि से भी आकर्षक थे, जो पौराणिक कथाओं के पवित्र गेंडा जैसा दिखता था, जिससे वे कई सौंदर्य प्रेमियों के लिए पसंदीदा सवारी बन गए। लिन जियांगडोंग खुद एक सौंदर्य प्रेमी थे और उनके पास अपनी सवारी के बीच एक व्हाइट गोल्ड बीस्ट था।
लिन शेन के लिए ये ने इस विशेष व्हाइट गोल्ड बीस्ट को खरीदा ताकि वह लिन जियांगडोंग का रूप धारण कर सके। दोनों व्हाइट गोल्ड बीस्ट एक जैसे दिखते थे, फिर भी लिन जियांगडोंग का बीस्ट स्पीड टॉप टियर माउंट था, जबकि ये को जो मिला उसकी गति 18.4 थी। हालांकि यह थोड़ा धीमा था, लेकिन यह नकल के लिए पर्याप्त था। एलॉय कारपेस पहने और भूतिया चेहरा लिए हुए व्हाइट बीस्ट को सीधे टकराव के बिना लिन जियांगडोंग के अलावा किसी और के रूप में नहीं पहचाना जा सकता था। जब वे दोनों जाने वाले थे तो वेई वुफू चुपचाप पीछे पीछे चला, एक शब्द भी नहीं बोला, बस चुपचाप लिन शेन के पीछे पीछे चलता रहा। ये ने वेई वुफू की ओर देखा, कुछ कहने ही वाला था, लेकिन लिन शेन ने उसे रोक दिया। तीनों साथ साथ तय की गई बैठक की जगह पर गए। क्यूई और वांग परिवार पहले ही आ चुके थे। क्यूई शुहिंग और वांग तियान र ने बाई शेनफेई के साथ चर्चा का नेतृत्व किया। क्या लिन परिवार सिर्फ आप तीनों को भेज रहा है? वांग तियान र ने तीनों को देखकर भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। एक लौकी पर्वत के लिए क्या 3 पर्याप्त नहीं हैं? लिन शेन व्हाइट गोल्ड बीस्ट के ऊपर बैठ गया, उसने उतरने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वांग तियान र का चेहरा काला पड़ गया, ऐसा लग रहा था कि वह जवाब देने ही वाला था कि क्यूई शुहिंग ने उसे रोकने के लिए एक सार्थक नज़र डाली। क्यूई शुहिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हर परिवार की अपनी स्थिति होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग जाना चाहते हैं, जब तक कि हर कोई सहयोग करता है। चूंकि सभी यहाँ हैं, तो चलिए चलते हैं। बाई शेनफेई ने वेई वुफू की ओर देखते हुए कहा, जो लिन शेन का पीछा कर रहे थे, और आगे कोई टिप्पणी नहीं करना चुना। उसने एक सफ़ेद पेट कैप्सूल फेंका, जो ज़मीन को छूते ही एक बर्फीले सफ़ेद जैद जैसे प्राणी में बदल गया, जो गाय और ट्राइसेराटॉप्स दोनों जैसा था। भीड़ ने अलग अलग भावों से उसके वाहन को देखा और स्पष्ट रूप से उसे क्रिस्टल आधारित प्राणी के रूप में पहचाना। सीकॉर्न बेस के लोग वाकई असाधारण हैं, यहाँ तक कि उनके घोड़े भी क्रिस्टल बेस लेवल के हैं, लिन शेन ने मन ही मन कहा। जब सभी ने अपने घोड़ों को बुलाया और बेस से एक भव्य और शक्तिशाली जुलूस के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़े, तो कोई और शब्द नहीं बोले। लिन शेन ने उत्सुकता से अपने आसपास का निरीक्षण किया। जब से वह पैदा हुआ था, तब से उसने बेस को जितनी बार छोड़ा है, उसे एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है। बाहर की दुनिया अभी भी उसके लिए बहुत अनोखी और दिलचस्प थी। सड़क के किनारे ज्यादातर जगहें हरी भरी वनस्पतियों से ढकी हुई थीं, बीच बीच में तरह तरह के फूल और लहराती पहाड़ियाँ थीं। हालांकि करीब से देखने पर कोई यह महसूस कर सकता था कि ये पहाड़ियाँ बिल्कुल भी प्राकृतिक पहाड़ियाँ नहीं थीं, बल्कि हरियाली से ढकी इमारतें थीं। 200 साल से भी ज्यादा पहले यह एक आधुनिक शहर हुआ करता था, लेकिन अब ये बताना मुश्किल था। कभी कभार दिखाई देने वाली सड़कें और इमारतें जीर्ण शीर्ण थीं, कई ढह गई थीं और वनस्पतियों से भर गई थीं या दब गई थीं। हरियाली के बीच कभी कभी धातु की शाखाओं और पत्तियों वाले अजीबोगरीब पौधे भी होते थे। लिन शेन को पता था कि ये धातु से बनी कलाकृतियां नहीं थीं, बल्कि असली जीवित धातु की वनस्पतियां थीं। ये भी बेस वेरिएंट जीव थे, लेकिन उनके भीतर बेस म्यूटेशन द्रव बहुत दुर्लभ था और निकालना मुश्किल था, इसलिए उन्हें अक्सर काटकर सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। समूह को बातचीत में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने अपने घोड़ों को बाई शेनफेई का पीछा करते हुए खेतों में सरपट दौड़ने के लिए कहा। रास्ते में उन्हें कुछ निम्न स्तर के बेस वेरिएंट जीव मिले जो डर के मारे तितर बितर हो गए और वे उनका पीछा करने में बहुत आलसी थे। आधे से ज्यादा दिन तक चलने वाले कई मोड़ और घुमावों के बाद दोपहर 3 बजे तक वे केवल 70 से 80 मील की दूरी तय कर पाए थे। अचानक आगे पहाड़ों में एक रंगीन रास्ता दिखाई दिया। बाई शेनफेई इस रंगीन रास्ते के प्रवेश द्वार पर रुक गई। बाकी सभी भी रुक गए। लिन शेन ने ध्यान से देखा, केवल यह महसूस करने के लिए कि यह किसी भी तरह का रंगीन रास्ता नहीं था, बल्कि ये रंग बिरंगे धातु के फूलों से ढका हुआ था जो दूर तक फैले हुए थे। इसकी पूरी लंबाई अज्ञात थी। मैं कुछ साल पहले यहाँ आया था। उस समय ये रंगीन स्टील के फूल हरियाली के बीच में छिटपुट रूप से बिखरे हुए थे। समय समय पर केवल कुछ गुच्छे दिखाई देते थे। कुछ ही सालों में इतने सारे फूल उगाए हैं कि वे एक लंबी नदी की तरह दिखते हैं, ये ने लिन शेन के बगल में कहा। मुख्य रूप से उसके लाभ के लिए। उसे डर था कि लिन शेन अनजाने में फूलों को न पहचानकर खुद को प्रकट कर सकता है। जहां रंगीन स्टील के फूल हैं, वहां निश्चित रूप से स्टील टेल स्कॉर्पियन होंगे। यहाँ इतने सारे फूलों के साथ उनमें से एक महत्वपूर्ण संख्या छिपी हुई होनी चाहिए। हमें आगे बढ़कर इसकी खोज करनी चाहिए, वांग तियान र ने बाई शेनफेई से कहा। यह अच्छा लगता है, बाई शेनफेई ने बिना किसी भावना को दिखाए थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा। वांग तियान र बाई शेनफेई के सामने दिखावा करने के लिए उत्सुक लग रहा था। उसने क्यूई शुहिंग या लिन शेन से राय नहीं मांगी और इसके बजाय आगे का रास्ता तलाशने के लिए एक म्यूटेटर को एक गेंडा पर सवार करके भेजा। म्यूटेटर के रूपांतरण के बाद उसके शरीर पर एक स्टील का कवच दिखाई दिया। तभी उसने सावधानीपूर्वक अपने घोड़े को आगे बढ़ने के लिए कहा। गेंडा बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके खुरों से एक असहज चीखने जैसी आवाज आ रही थी, क्योंकि वे रंगीन स्टील के फूलों पर कदम रख रहे थे।
वह लगभग 20 से 30 मीटर आगे बढ़ा और फिर भी कोई स्टील टेल स्कॉर्पियन दिखाई नहीं दिया, जिससे उसे अपनी गति थोड़ी बढ़ाने का साहस मिला। 100 मीटर से अधिक सरपट दौड़ने के बाद भी स्टील टेल स्कॉर्पियन का कोई निशान नहीं दिखने पर म्यूटेटर रुक गया, अपने घोड़े को घुमाया और चिल्लाया, बॉस, यहाँ स्टील टेल स्कॉर्पियन का कोई निशान नहीं है। अजीब बात है, इतने सारे रंगीन स्टील के फूलों के बावजूद एक भी स्टील टेल स्कॉर्पियन नहीं है। कुछ गड़बड़ है, वांग तियान र ने सोचा। स्टील टेल स्कॉर्पियन को रंगीन स्टील के फूलों के अंदर का तरल पदार्थ बहुत पसंद है। हालांकि यह निश्चित नहीं है कि इन फूलों में ये होगा, लेकिन संभावना बहुत अधिक है। अब जब यहाँ कोई बिच्छू नहीं है तो दो संभावनाएं हैं। एक, ये रंगीन स्टील के फूल नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये बस एक जैसे दिखते हैं। दूसरी संभावना यह है कि यहाँ कुछ अजीब हुआ है, जिससे हम किसी भी स्टील टेल स्कॉर्पियन को नहीं देख पा रहे हैं, क्यूई शुहेंग ने कहा। समाप्त करने के बाद उसने बाई शेनफेई को देखा और पूछा, मिस बाई, क्या इस फूल पथ को दरकिनार करने का कोई तरीका है? बाई शेनफेई ने अपने बैग से एक नोटबुक निकाली, उसे देखा और कहा, नहीं, हमें यहाँ से गुजरना होगा। लिन शेन और ये सहित सभी ने अपना ध्यान उसके हाथ में रखी नोटबुक पर लगाया। लिन शेन ने सोचा, क्या वह वास्तव में लौकी पर्वत का रास्ता जानती है? क्या उस नोटबुक में कोई नक्शा हो सकता है? चूंकि हम इसे बाईपास नहीं कर सकते, इसलिए हमें रास्ते को और अधिक सावधानी से देखना चाहिए, क्यू शुहिंग ने वांग तियान र की ओर देखते हुए कहा। वांग तियान र ने फूल पथ पर मौजूद आदमी को आवाज़ दी और उसने आगे की ओर देखना जारी रखने के लिए अपना घोड़ा घुमाया। जल्द ही फूल पथ की गहराई में गायब हो गया। वे आधे घंटे तक इंतजार करते रहे, उसके बाद वह आदमी सरपट दौड़ता हुआ वापस आया। बॉस वांग, ये फूल पथ 10 मील से ज़्यादा लंबा है और एक घाटी पर खत्म होता है। उसके आगे कोई रंगीन स्टील के फूल नहीं है, आदमी ने वांग तियान र को वापस आकर बताया। क्या तुमने कोई स्टील टेल स्कॉर्पियन देखा? वांग तियान र ने पूछा। कोई नहीं, आदमी ने अपना सिर हिलाया। वांग तियान र ने क्यू शुहिंग की ओर देखा, जिसने फिर अपने साथ मौजूद म्यूटेटर में से एक को निर्देश दिया, तुम भी जाओ और इसकी टोह लो, लेकिन फूल पथ के दूसरी ओर जाओ। क्यू परिवार के म्यूटेटर ने अपनी मूल उत्परिवर्तन शक्तियों का उपयोग किया, अपने शरीर के अधिकांश भाग को स्टील के कवच से ढक लिया और लोहे के सींग वाले घोड़े पर सवार होकर फूलों के समुद्र में चला गया। चूंकि वांग परिवार के किसी व्यक्ति ने पहले ही पथ की टोह ले ली थी, इसलिए क्यू परिवार का म्यूटेटर बहुत तेजी से आगे बढ़ा और आधे घंटे से भी कम समय में वापस आ गया। फूल पथ 10 मील से ज़्यादा लंबा है, जो वास्तव में एक घाटी में समाप्त होता है। घाटी के अंदर कोई रंगीन स्टील के फूल नहीं हैं। रास्ते में मुझे कोई स्टील टेल स्कॉर्पियन या कोई अन्य बेस वेरिएंट जीव नहीं मिला, आदमी ने संक्षेप में बताया। आप क्या सोचती हैं, मिस बाई? क्यू शुहिंग ने बाई शेनफेई की ओर मुड़ते हुए पूछा। जिस स्थान पर हम पहुंचना चाहते हैं वह घाटी है। हमारे पास यहां से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, बाई शेनफेई ने कहा। तो ठीक है, चलो पहले घाटी की ओर चलते हैं और वहां से देखते हैं। आप सब क्या सोचते हैं? क्यू शुहिंग ने वांग तियान र और लिन शेन की ओर देखते हुए पूछा। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, वांग तियान र और लिन शेन को कोई आपत्ति नहीं थी। समूह ने फूल पथ पर अपनी यात्रा फिर से शुरू की। लिन शेन ने उनके नीचे पथ देखा। रंगीन स्टील के फूल बेहद जीवंत थे, प्रत्येक फूल लगभग एक नाखून के आकार का था और पंखुड़ियां सीप की तरह आकार की थीं। किनारे उस्तरे की तरह पतले, ब्लेड की तरह तीखे थे। स्टील के शरीर वाले पालतू जानवर बिना किसी समस्या के उन पर चल सकते थे, लेकिन मांस और रक्त के प्राणियों के लिए उन पर पैर रखने से तुरंत चोट लगने की संभावना थी। हर कोई हाई अलर्ट पर था, किसी भी संभावित समस्या से सावधान। सौभाग्य से बिना किसी घटना के 7 से 8 मील की यात्रा करने के बाद ये वैसा ही लग रहा था जैसा कि 2 स्काउट्स ने बताया था। फूल पथ में एक भी स्टील बिच्छू नहीं था, न ही कोई अन्य बेस वेरिएंट प्राणी। वे मदद नहीं कर सके और घाटी की ओर भागने की योजना बनाते हुए अपनी गति बढ़ा दी। अचानक उन्होंने देखा कि पूरा फूल पथ हिलने लगा, जिससे सभी चौंक गए, जिन्होंने तुरंत अपने घोड़ों की प्रगति को रोक दिया। स्टील टेल स्कॉर्पियन, इतने सारे स्टील टेल स्कॉर्पियन, किसी ने डरकर चिल्लाया। करीब से निरीक्षण करने पर लिन शेन को एहसास हुआ कि यह रंगीन स्टील के फूल नहीं थे जो हिल रहे थे, बल्कि अनगिनत ताड़ के आकार के स्टील टेल बिच्छू उनके नीचे से निकले थे, बिच्छुओं की एक नदी की तरह घने समूहों में, यहाँ तक कि उनके पैरों के नीचे भी। अध्याय 24 डाक बर्ड। अनुवादक 54,96,90,339। स्टील टेल स्कॉर्पियंस ने माउंट्स के पैरों के चारों ओर भीड़ लगा दी। उनकी नुकीली पूंछें खुरों और पैरों पर वार करते समय ठंडी चमक रही थीं। मिश्र धातु माउंट्स अभी भी बिच्छुओं की पूंछ के चुभने वाले डंक को झेल सकते थे, लेकिन उन लोहे के पालतू जानवरों के पैर और खुर इतने भाग्यशाली नहीं थे। पता नहीं कितनी पूंछों से मारे जाने पर वे घबरा गए, झपट्टा मारते हुए और उछलते हुए, लगभग कई म्यूटेटर को उखाड़ फेंकते हुए। उन्हें बचाओ, आगे बढ़ो। वांग तियान र ने एक त्वरित निर्णय लिया और अपने माउंट पर आगे बढ़े।
एक वान परिवार म्यूटेटर को खींचते हुए, जिसे सीधे उनके माउंट पर फेंक दिया जाने वाला था ताकि वे साथ में सवारी कर सकें। अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। मिश्र धातु माउंट्स के बिना उन म्यूटेटर्स को अपने माउंट पर खींच लिया और फिर वे आगे की ओर तेजी से बढ़ गए। अब तक वे 7 या 8 मील तक फूल पथ में घुस चुके थे और पीछे हटना और भी मुश्किल था, इसलिए उन्होंने सीधे आगे बढ़ने का फैसला किया। सौभाग्य से स्टील टेल स्कॉर्पियंस की बिच्छू की पूंछ ने मिश्र धातु जीवों को मुश्किल से नुकसान पहुंचाया। समूह ने बेतहाशा हमला किया और न जाने कितने स्टील टेल स्कॉर्पियंस को रौंद डाला। 4 या 5 मील की पागल दौड़ के बाद सड़क स्टील टेल स्कॉर्पियंस से भरी हुई थी, कोई नहीं जानता था कि कितने थे। दूर उन्होंने एक घाटी को आगे बढ़ते देखा जो फूल पथ से जुड़ी हुई थी। उन्हें अलग करने वाली केवल एक रेखा थी, फिर भी घाटी में एक भी रंगीन स्टील का फूल नहीं उगता था और स्टील टेल स्कॉर्पियंस का घना झुंड एक रहस्यमयी शक्ति द्वारा पीछे रखा हुआ लग रहा था। चाहे वे कितनी भी भीड़ में क्यों न हो, घाटी में घुसने में असमर्थ थे। अपने हौसले को बढ़ाते हुए सभी ने घाटी की ओर गति बढ़ा दी। जैसे ही आगे वाला व्यक्ति घाटी के मुहाने पर पहुंचने वाला था, अचानक जमीन से एक रंगीन छाया फूट पड़ी और आगे वाला म्यूटेटर अपने घोड़े के साथ एक पल में ही घायल हो गया। उस आदमी ने अपनी छाती में खून से सने छेद और एक कोन पर उभरी हुई विशाल बहुरंगी बिच्छू की पूंछ को देखा। उसका चेहरा भय से भर गया। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन आवाज नहीं निकाल सका, केवल खून बह रहा था। दर्शकों की चौंकती निगाहों में आदमी का शरीर उसके घोड़े के साथ हवा में उठा हुआ था। उनके पीछे विशाल बहुरंगी बिच्छू की पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी, जिससे आदमी और घोड़ा दोनों हवा में लगातार डगमगा रहे थे। सभी की आंखों में भय भर गया। वह म्यूटेटर और उसका घोड़ा मिश्र धातु स्तर के थे, फिर भी वे इतनी आसानी से छेदे जा सकते थे। उस बिच्छू की पूंछ की कठोरता आश्चर्यजनक थी। कुछ सवार समय पर रुकने में असमर्थ थे और किनारे से भागने की कोशिश की, लेकिन 2 और रंगीन बिच्छू की पूंछ जमीन से उछली, जिसने तुरंत उनके घोड़ों को घायल कर दिया। सौभाग्य से इन 2 मिश्र धातु म्यूटेटर ने तुरंत प्रतिक्रिया की। बिच्छुओं की घनी लहर के बीच अपने घोड़ों से कूदकर उतर गए। स्टील टेल स्कॉर्पियन की बिच्छू की पूंछ उनके शरीर से लगातार टकरा रही थी, लेकिन सौभाग्य से वे उनके मिश्र धातु के कवच को भेदने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। स्टील टेल स्कॉर्पियंस को खुद से दूर करने के बाद दोनों ने तेजी से छलांग लगाए और उनकी सहायता के लिए आए अन्य म्यूटेटर्स के माउंट पर उतर गए। जमीन फट गई और रंगीन स्टील के फूल सभी दिशाओं में बिखर गए, क्योंकि एक हाथी जितना बड़ा बिच्छू, जिसका रंग बिरंगा शरीर था, जमीन से निकला, जिसकी 3 पूंछें डरावनी तरह से लहरा रही थीं और उसके पीछे लाशें थीं। वह एक मिश्र धातु स्तर का दानव कवच बिच्छू राजा है। नहीं, दानव कवच बिच्छू राजा की केवल एक पूंछ होनी चाहिए, उसके पास 3 कैसे हो सकती हैं? ये ने लिनशेन के सामने कदम रखा और डर के मारे कहा। अपनी 3 पूंछों को जोर से हिलाने के साथ लटकी हुई लाशें तोपखाने के गोले की तरह दूर जा गिरीं, जमीन पर जोर से टकराईं, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया और तुरंत ही स्टील टेल बिच्छुओं ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। उनके बचने की कोई संभावना नहीं थी। बिच्छू राजा ने अपनी पूंछ को फिर से घुमाया ताकि अन्य म्यूटेटर्स को छेद सके। एक मिश्र धातु उत्परिवर्ती समय पर चकमा नहीं दे सका और उसे मिश्र धातु से लिपटे अपने हाथ से बिच्छू की पूंछ को रोकना पड़ा। लेकिन बिच्छू की पूंछ के पीछे का बल जबरदस्त था। मिश्र धातु उत्परिवर्ती अपने घोड़े के साथ जमीन पर गिर गया और उसके हाथ के मिश्र धातु कवच पर दरारें दिखाई देने लगीं। ये देखकर अन्य उत्परिवर्ती तेजी से किनारे की ओर भाग गए। 3 भयानक पूंछों वाले दानव कवच बिच्छू राजा ने घाटी के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। किसी ने एक पल के लिए भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। लानत है, मौत को दावत दे रहा है। अपने 2 मिश्र धातु उत्परिवर्तकों को मरते देख वांग तियान ने गुस्से में एक पालतू कैप्सूल फेंका जो एक काले क्रिस्टल जैसा था। पालतू कैप्सूल हवा में एक काले काले क्रिस्टल ग्रेट बर्ड में बदल गया, जिसके पंख 4 या 5 मीटर तक फैले हुए थे और यह काली बिजली के बोल्ट की तरह 3 पूंछ वाले दानव कवच बिच्छू राजा पर टूट पड़ा। 3 पूंछ वाले दानव कवच बिच्छू राजा ने आने वाले काले क्रिस्टल ग्रेट बर्ड पर अपनी भयानक पूंछ घुमाई, केवल ये देखने के लिए कि पक्षी अपने पंजे बढ़ा रहा है। प्रत्येक ने एक पूंछ को पकड़ लिया। तीसरी पूंछ ने पक्षी की छाती पर निशाना साधा, लेकिन अपने सिर के एक झटके से पक्षी ने वास्तव में कठोर बहुरंगी मिश्र धातु बिच्छू की पूंछ को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। पक्षी के भयंकर हुक जैसे पंजे जोर से फट गए और अन्य 2 पूंछ तुरंत टूट गईं। पक्षी ने एक अजीब चीख निकाली, कटी हुई पूंछ को हवा में उछाला, जिससे बिच्छू राजा का विशाल शरीर हवा में उछल गया। बैकक्वोट, बड़े पक्षी ने अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाया, आकाश को चीरते हुए अर्धचंद्राकार ब्लेड की तरह ऊपर की ओर बढ़ा और एक पल में उसने बिच्छू राजा के असाधारण रूप से कठोर शरीर को 2 हिस्सों में काट दिया, जो जमीन पर जोर से गिरे, जिससे सतह पर 2 बड़े गड्ढे हो गए। बड़े पक्षी ने फिर एक और लंबी चीख निकाली। वांग तियान के सिर के ऊपर चक्कर लगाने के लिए वापस लौटा। क्या वह डार्क बर्ड है? लिनशेन ने ब्लैक क्रिस्टल ग्रेट बर्ड की जांच की, जो बिना पंखों और कौवे के फीनिक्स जैसा दिखता था, फिर भी उसकी चीख फीनिक्स की तरह लग रही थी।
डार्क बर्ड बेस को इसका नाम इसलिए मिला क्योंकि मूल रूप से क्रिस्टल बेस लेवल डार्क बर्ड के अंडों का एक घोंसला पास में ही खोजा गया था, और डार्क बर्ड की वजह से लिन, क्यूई और वान परिवार सभी शक्तिशाली बन गए थे। ऐसा कहा जाता है कि लिन, क्यूई और वान परिवारों के पूर्वजों ने मिलकर डार्क बर्ड का घोंसला पाया और प्रत्येक ने एक डार्क बर्ड अंडा प्राप्त किया, जिसके बल पर उन्होंने डार्क बर्ड बेस की स्थापना की। बाद में लिन परिवार ने अपना डार्क बर्ड खो दिया और 3 परिवारों के गठबंधन से निष्कासित होने के कगार पर पहुंच गया। सौभाग्य से श्री लिन स्थिति को स्थिर करने के लिए लिन परिवार से उभरे। आज तक डार्क बर्ड अभी भी डार्क बर्ड बेस का सबसे शक्तिशाली पालतू जानवर बना हुआ है। भले ही बाद में तीनों परिवार अन्य तरीकों से क्रिस्टल बेस लेवल के पालतू जानवर हासिल करने में सक्षम थे, फिर भी उन्हें डार्क बर्ड के साथ तुलना करना मुश्किल लगा। यह अफवाह थी कि डार्क बर्ड सभी पहलुओं को शामिल करने वाले शीर्ष स्तरीय क्रिस्टल आधारित प्राणियों में से एक हो सकता है। चूंकि लिन परिवार के पास अब डार्क बर्ड नहीं था, इसलिए लिन शेन ने कभी भी उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। उसके बारे में उसका ज्ञान केवल उसके परिवार से सुनी गई बातों से था। क्यूई और वान परिवारों के डार्क बर्ड्स को विरासत में मिला था और वे शायद ही कभी खुद को दिखाते थे। अब क्यूई शुहिंग और वान तियान एर अपने परिवारों के चेहरों का प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि डार्क बर्ड उनके साथ थे। कोई नहीं जानता था कि यह डार्क बर्ड की भयावह शक्ति थी या बिच्छू राजा की मृत्यु, जिसके कारण स्टील टेल बिच्छुओं की लहरें सभी पर हमला करना बंद कर देती थी। वे जमीन में धंसने लगे, कुछ ही क्षणों में पूरी तरह से पीछे हट गए। लिन मुझसे झूठ नहीं बोल रहा था। डार्क बर्ड वास्तव में एक शीर्ष स्तरीय क्रिस्टल बेस प्राणी है, बाई शेनफेई ने डार्क बर्ड को देखते हुए टिप्पणी की। बस एक डार्क बर्ड यहाँ हमारे छोटे से स्थान पर, यह बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन सी कॉर्न बेस जैसी जगह पर यह बहुत मूल्यवान नहीं होगा, वांग तियान र ने कहा, क्योंकि उसने अपने लोगों को बिच्छू राजा के अंदर से बेस म्यूटेशन फ्लूइड इकट्ठा करने का निर्देश दिया था। हर कोई उसके इरादों को समझ सकता था। डार्क बर्ड का उपयोग करके बिच्छू राजा को मारना न केवल अपने लोगों का बदला लेने के लिए था, बल्कि अधिक संभावना है ये बिच्छू राजा को अपने लिए दावा करने की उसकी इच्छा थी। बिच्छू राजा स्पष्ट रूप से एक साधारण मिश्र धातु प्राणी नहीं था, इसके शरीर की सामग्री और बेस म्यूटेशन फ्लूइड दोनों दुर्लभ और मूल्यवान वस्तुएं थीं। चूंकि वांग तियान र ने खुद बिच्छू राजा को मार डाला था, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी उससे इस पर विवाद नहीं करेगा और उसे बिना किसी चुनौती के बेस म्यूटेशन फ्लूइड इकट्ठा करने की अनुमति दी गई। वे बिच्छू राजा के शरीर को वहां नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए वांग तियान एर ने 2 म्यूटेटरों को आदेश दिया कि वे शव को वापस बेस तक खींच कर ले जाएं। घाटी में प्रवेश करने के बाद लगभग अंधेरा हो गया था, इसलिए परिवारों ने सलाह मशविरा किया और रात को यहीं आराम करने और सुबह जल्दी अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया। लिन शेन और ये टेंट के अंदर एक साथ रहे, जबकि वेई वुफू टेंट के बाहर निगरानी कर रहे थे। लिन शेन ने ये से टेंट मांगा, लेकिन वेई वुफू ने इसका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। बस लिन शेन के टेंट के बाहर बैठकर अपनी आंखें बंद करके अपने बैग के सहारे आराम कर रहा था। चौथे मास्टर, आज फ्लावर पाथ के बारे में कुछ गड़बड़ थी, ये ने टेंट के अंदर लिन शेन से धीमी आवाज में कहा। क्या गड़बड़ थी? लिन शेन ने पूछा। पहले 2 स्काउटिंग प्रयासों में हमें कोई स्टील टेल स्कॉर्पियन नहीं मिला। जब तक हम अंदर वापस नहीं आ गए, तब तक उन स्टील टेल स्कॉर्पियन ने अचानक हमला नहीं किया। ये स्पष्ट रूप से पूर्व नियोजित था। सामान्य बेस वेरिएंट जीवों में ऐसी बुद्धिमत्ता नहीं होती है। इसके अलावा 3 पूंछ वाला वह दानव कवच बिच्छू राजा किसी भी ऐसे राजा से कहीं ज्यादा भयानक लग रहा था जिसका हमने पहले सामना किया था। यहाँ के बेस वेरिएंट जीव काफी असामान्य हैं, ये ने समझाया। बेस वेरिएंट जीव वाकई थोड़े अजीब लगते हैं, लिन शेन ने थोड़ा सिर हिलाया। यह मुख्य समस्या नहीं है, जो वास्तव में अजीब है वह डार्क बर्ड है, ये ने कहा। उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं। क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि डार्क बर्ड बहुत शक्तिशाली है? लिन शेन ने हैरान होकर पूछा। ये ने अपना सिर हिलाया। डार्क बर्ड हमेशा से ही शक्तिशाली रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, अन्यथा तीनों परिवार इसके साथ अपना आधार स्थापित नहीं कर पाते। कुछ देर रुकने के बाद ये की आवाज़ और भी धीमी हो गई। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? वे स्टील टेल बिच्छू डार्क बर्ड से बहुत डरते थे। सिर्फ वे ही नहीं, यहाँ तक कि 3 पूंछ वाला दानव कवच बिच्छू राजा भी डार्क बर्ड से डरता था। जब उसने डार्क बर्ड को देखा तो उसकी हरकतें कुछ हद तक अकड़ गईं। यही वजह है कि उसे इतनी जल्दी मार दिया गया। शायद ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि डार्क बर्ड वास्तव में बहुत मजबूत है। आखिरकार एक स्तर का अंतर है, लिन शेन ने अनुमान लगाया। ये न तो सहमत थे और न ही असहमत। रहस्यमय तरीके से जोड़ते हुए, लिन शेन, मुझे याद है कि चौथे मास्टर ने उल्लेख किया था कि जिस स्थान पर हमारे पूर्वजों ने मूल रूप से डार्क बर्ड के अंडे खोजे थे, वह इस घाटी के पास है। अध्याय 25, चौथा डार्क बर्ड। अनुवादक 54,96,90,339। क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि डार्क बर्ड उस लौकी पर्वत से जुड़ा है जिसकी ओर हम जा रहे हैं? लिन शेन समझ गए कि ये का क्या मतलब था। इसके बारे में सोचो। हालांकि बाई शेनफेई सी कॉर्न बेस से आती है, उसने वहां केवल अध्ययन और प्रशिक्षण लिया है।
उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि वास्तव में क्या है ये हम भी नहीं जानते। क्यूई और वान परिवारों की तो बात ही छोड़िए, तो वे बाई शेनफेई पर इतना भरोसा क्यों करते हैं और यहाँ आने के लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाते हैं। हमारी पूरी यात्रा के दौरान वे बाई शेनफेई द्वारा कहे गए हर शब्द का लगभग पालन करते रहे हैं, बिना अपने मिश्र धातु म्यूटेटर के खोने के बारे में एक भी शिकायत किए, सिर्फ इसलिए कि बाई शेनफेई ने दावा किया कि उसे पता था कि लॉकी पर्वत कहाँ है। हम ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्यूई और वान परिवार उस पर इतना भरोसा क्यों करते हैं, ये बहुत असामान्य है, ये ने कहा। आप क्या सोचते हैं? लिन शेन ने अनुमान लगाने का कोई इरादा नहीं दिखाया और ये को जारी रखने का संकेत दिया। मैं सोच रहा था और हो सकता है कि बाई शेनफेई को पता हो कि लॉकी पर्वत कहाँ है, लेकिन वह खुद उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। उसे अंदर जाने के लिए कुछ विशेष वस्तुओं या ताकत की आवश्यकता होगी, ये ने इतनी धीमी आवाज में कहा कि लिन शेन, जो पास में था, मुश्किल से उसे सुन पाया। डार्क बर्ड। लिन शेन को एहसास हुआ कि ये किस बारे में बात कर रहा था। सही, डार्क बर्ड। अगर उसने सच बताया कि हमारे चौथे चाचा ने उसे आपको लॉकी पर्वत में ले जाने का आदेश दिया है, तो उसे केवल आपको ले जाने की आवश्यकता होगी। यहाँ तक कि अगर उसे मदद की ज़रूरत होती, तो वह हमारे लिन परिवार के सदस्यों को ला सकती थी। क्यूई और वान परिवारों को लाने पर जोर क्यों दिया? ये ने व्यंग्य किया और कहा, मैं पहले ये समझ नहीं पाया था, लेकिन आज जब मैंने वान तियान एयर को डार्क बर्ड का उपयोग करते देखा, तो मुझे अचानक कुछ समझ में आया। हमारे 3 परिवारों में एकमात्र सामान्य बात यह है कि हम सभी के पास डार्क बर्ड थे, जो इस खड्ड के पास प्राप्त किए गए थे। शायद लॉकी पर्वत में प्रवेश करने की कुंजी डार्क बर्ड के पास है, इसीलिए उसने तीनों परिवारों को यहाँ लाने का इरादा किया। क्यूई और वान परिवारों का विश्वास जीतने के लिए उसने शायद उन्हें बताया कि डार्क बर्ड ही लॉकी पर्वत में प्रवेश करने की कुंजी है। इसीलिए क्यूई शुहेंग और वान तियान रउस के इतने आज्ञाकारी हैं लॉकी पर्वत को खोजने के लिए। एक बार जब वे लॉकी पर्वत पा लेते हैं, तो वे हमें पूरी तरह से पीछे छोड़ सकते हैं और अंदर की हर चीज़ का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि उन सभी के पास एक डार्क बर्ड है। वे बस अपनी अपनी गणनाओं के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। चूंकि बाई शेनफेई को लॉकी पर्वत का स्थान पता है और क्यूई और वान परिवारों के पास डार्क बर्ड है, तो वे हमें साथ क्यों लाना चाहेंगे? हम न तो लॉकी पर्वत जानते हैं और न ही हमारे पास डार्क बर्ड है, लिन शेन ने सोचा। शायद उन्हें डर है कि तीसरे और चौथे बुजुर्ग लॉकी पर्वत के अंदर नहीं मरे और कुछ गलत हो सकता है, इसलिए वे आपको बंधक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ने लिन शेन की आंखों में एक जटिल भाव के साथ देखते हुए कहा, इससे पहले कि वह आगे बढ़े, और एक और संभावना हो सकती है। कौन सी संभावना? लिन शेन को लगा कि चूंकि ये उसे उस तरह से देख रहा था, इसलिए वह जो कहने वाला था वह उससे संबंधित होना चाहिए। उन्हें संदेह हो सकता है कि आपके पास डार्क बर्ड है, ये ने कहा। उसकी नज़र लिन शेन पर टिकी हुई थी, धीरे धीरे और जानबूझकर बोल रहा था। लिन शेन चौंक गया, मेरे पास डार्क बर्ड कैसे हो सकता है? ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि लिन परिवार का डार्क बर्ड पालतू जानवर बहुत समय पहले खो गया था। अगर ऐसा नहीं भी था, तो भी इसे मेरे दूसरे भाई को दे दिया जाना चाहिए था। अगर वह योग्य था, तो यह मेरे तीसरे या चौथे भाई को मिलना चाहिए था, मुझे नहीं। ये सच है कि लिन परिवार का डार्क बर्ड खो गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लिन परिवार के पास डार्क बर्ड नहीं है, ये ने धीमी आवाज़ में कहा। तुम्हारे शब्द बहुत अजीब हैं। अगर यह पहले ही खो गया है, तो यह निश्चित रूप से चला गया है। लिन शेन ने ये पर अपनी नज़रें गड़ा दी, ये समझ में नहीं आया कि वह क्या कहना चाह रहा था। श्री लिन शेन, शायद आपको इस बारे में पता न हो, लेकिन उस समय मिले डार्क बर्ड अंडे 3 नहीं बल्कि 4 थे। क्यूई और वान परिवारों के पूर्वजों को एक एक डार्क बर्ड अंडा मिला था, जबकि लिन परिवार के पूर्वज को 2 डार्क बर्ड अंडे मिले थे, ये ने कहा। क्या? लिन शेन को इस पर यकीन नहीं हुआ और उसकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। उसकी आवाज़ अनजाने में एक पायदान ऊपर उठ गई। ये ने जल्दी से लिन शेन के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। अपनी आवाज़ कम रखो, दीवारों के कान होते हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि हमारे लिन परिवार को 2 डार्क बर्ड अंडे मिले हैं। ये द्वारा अपना हाथ छोड़ने के बाद लिन शेन ने फिर से अपनी आवाज़ कम कर ली। मैंने इसके बारे में पहले भी पुराने मास्टर से सुना था। एक बार पुराने मास्टर ने कैंग यू और मुझे अपने साथ पीने के लिए कहा। उत्साह के एक पल में उन्होंने किसी तरह डार्क बर्ड्स का विषय उठाया, ये ने याद दिलाया। पुराने मास्टर ने कहा कि पूर्वज लिन ने डार्क बर्ड घोंसले की खोज की थी और डार्क बर्ड्स को प्राप्त करने में सबसे अधिक प्रयास किया था। इसलिए जब यह पाया गया कि घोंसले में कुल 4 डार्क बर्ड अंडे थे, तो क्यूई और वान परिवारों ने प्रत्येक ने एक ले लिया और लिन पूर्वज ने अपने लिए 2 ले लिए। फिर मैंने कभी यह क्यों नहीं सुना कि हमारे परिवार में 2 डार्क बर्ड्स हैं। मुझे मत बताओ कि दोनों डार्क बर्ड्स एक साथ गायब हो गए थे। लिन शेन ने संदेह से पूछा। नहीं, केवल एक डार्क बर्ड गायब हो गया था। दूसरा अंडा लिन पूर्वज द्वारा वापस लाए जाने के बाद फिर कभी नहीं देखा गया, क्योंकि लिन पूर्वज ने कहा कि यह सफलतापूर्वक नहीं फूटा और एक मृत अंडा बन गया। लिन शेन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। फिर हमारे लिन पूर्वज वास्तव में बुरी किस्मत वाले थे।
4 डार्क बर्ड अंडों में से 3 डार्क बर्ड्स में बदल गए और केवल एक ही मृत अंडा बन गया। आप भी इस पर विश्वास नहीं करते हैं ना? क्यूई और वान परिवारों ने भी इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। उन्हें हमेशा संदेह था कि लिन परिवार का दूसरा डार्क बर्ड अंडा एक मृत अंडा नहीं था, बल्कि एक गुप्त हथियार के रूप में छिपा हुआ था। यही कारण है कि लिन परिवार के सबसे कठिन समय के दौरान भी क्यूई और वान परिवारों ने लिन परिवार को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया। उन्हें डर था कि लिन परिवार के पास अभी भी एक और डार्क बर्ड छिपा हुआ है, जिससे श्री लिन ज़ोंगजेंग को आगे बढ़ने और लिन परिवार की वर्तमान स्थिति को सुरक्षित करने का अवसर मिला, ये ने कहा। अपनी यादों को जारी रखते हुए ये ने कहा, उस दौरान क्यूई और वान परिवार लगातार लिन परिवार की जांच कर रहे थे, ये पता लगाना चाहते थे कि क्या लिन परिवार एक और डार्क बर्ड छिपा रहा है। यदि नहीं, तो लिन परिवार के लिए सबसे अच्छा परिणाम डार्क बर्ड बेस में सभी हितों को खोना था और ये परिवार के बर्बाद होने का कारण भी बन सकता था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि श्री लिन ज़ोंगजेंग इतने दुर्जय होंगे। इससे पहले कि वे सच्चाई को उजागर कर पाते, उन्हें एहसास हुआ कि डार्क बर्ड के बिना भी श्री लिन ज़ोंगजेंग से निपटना उन्हें महंगा पड़ेगा और तब तक उनका मौका चला गया था। बाद में श्री लिन ज़ोंगजेंग का विकास उनके लिए इतना भयावह हो गया कि श्री लिन शेन और उनके भाइयों के उत्थान के साथ वे पोते पोतियों की तरह डर गए। वे शायद चैन से सो भी नहीं पाते थे। डार्क बर्ड के बिना, लेकिन उन 3 मास्टर्स के साथ लिन परिवार उनके लिए डार्क बर्ड वाले परिवार से भी ज्यादा भयावह था। ये इस बिंदु पर आत्मसंतुष्ट होकर हंसा। अगर मिस्टर लिन ज़ोंगजेंग के गायब होने की वजह से डार्क बर्ड बेस पर शायद अब तक लिन नाम हावी हो गया होता, ये ने कहा। उसकी नज़र एक बार फिर लिन शेन की आंखों पर टिकी हुई थी। लिन शेन, तुम्हें सबसे अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि वे 3 मास्टर्स किस तरह के लोग हैं। डार्क बर्ड बेस जैसी जगह में डार्क बर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लिन परिवार के पास वास्तव में अभी भी एक है, तो ये सिर्फ मेरे साथ ही हो सकता है, सबसे बेकार 5वां भाई, है ना? ऐसा नहीं था कि लिन शेन मूर्ख था, वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि ये का क्या मतलब था और असहाय होकर आहें भरने लगा। हाँ, मैंने सच में कोई डार्क बर्ड नहीं देखा है। जब मेरे दूसरे और तीसरे भाई आसपास थे तो मैं डार्क बर्ड बेस में अपनी मर्जी से घूम सकता था, हमेशा अलॉय म्यूटेटर द्वारा संरक्षित। मुझे कभी उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा, क्या आपको लगता है कि मेरी ताकत के साथ, भले ही मेरे पास डार्क बर्ड हो, मैं क्यूई शुहिंग और वांग तियान के हाथों में बच सकता हूँ? मुझे डर है कि डार्क बर्ड को बुलाने से पहले ही वे मुझे खत्म कर देंगे। लिन शेन, मैं निश्चित रूप से तुम पर विश्वास करता हूँ, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास करूँ। क्यूई और वान परिवार तुम पर विश्वास नहीं करते, बाई शेनफेई तुम पर विश्वास नहीं करती, और वेई वुफू, मुझे लगता है कि वह भी डार्क बर्ड के लिए यहाँ है, अन्यथा वह तुमसे क्यों चिपकेगा, ये ने ठंडे स्वर में कहा। वे मुझ पर विश्वास नहीं करते और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास वास्तव में यह नहीं है। लिन शेन ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, इसके अलावा, चाहे डार्क बर्ड कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह सिर्फ एक क्रिस्टल आधारित प्राणी है। क्या ये वास्तव में इतना उपयोगी है, यह अभी भी बहस का विषय है। ये और कुछ कहना चाहता था, लेकिन बाहर से शोरगुल और उसके बाद चीख पुकार ने उसे रोक दिया। दोनों के दिलों में ठंडक महसूस हुई और वे जल्दी से तंबू से बाहर निकल आए, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। वुफू, जो तंबू के बाहर पहरा दे रहा था, पहले ही उठ खड़ा हुआ था, रात के आसमान को देख रहा था, और शिविर में मौजूद अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। उनमें से प्रत्येक ने ऊपर की ओर देखा। लिन शेन ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में बाकी सभी देख रहे थे, और आश्चर्य में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका, आह।